YouTube channel or just English classes. How are you all and how is your study going on? अच्छे से पढ़ रहे हैं ना गाइस? तैयार रहिए बिकॉज हम बहुत ही बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं, अच्छी तैयारी चल रही है ना। एक एक क्वेश्चन बहुत कीमती है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। और हम पढ़ रहे हैं वर्ड्सवर्थ। इससे पहले हमने विलियम शेक्सपियर को पढ़ा है और अब वर्ड्सवर्थ पढ़ रहे हैं हम लोग। तो आज हमारी 4th वीडियो है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दी हैं प्लेलिस्ट में, जा कर के आप देख सकते हैं अगर आपने अब तक नहीं देखी हैं, ठीक है। अगर नए हैं चैनल पे, पहली बार आपने विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए वीडियो अपलोड होते ही, है ना। और लाइक ज़रूर करना है, शेयर जरूर करना है ताकि जो वीडियोज़ हैं वो आपके ब्राउज़र में आ जाएँ और आपको सर्च नहीं करनी पड़े, ठीक है गाइज़। मैं तो इतना ही कह सकती हूँ, इनको अगर आप कर लेते हैं तो बिल्कुल गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि आप मतलब फाड़ के आ जाओगे एग्ज़ाम को, बिल्कुल, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इस 4th पार्ट को। और बहुत ही बढ़िया से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एप्टली कन्वेज द अंडरलाइंग। और एक बात और बोलना चाहूँगी गाइज, प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपने 25 क्वेश्चंस में से कितने सही किए हैं, ताकि आपको भी पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है और मुझे भी पता चले कि जो स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं वो मतलब स्टूडेंट्स क्या, सब आप लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, भाई बहन हैं, तो जो भी मेरे साथ आप लग रहे हैं कैसे आप स्कोर कर रहे हैं, कितना आपका हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एप्टली कन्वेज द अंडरलाइंग थीम ऑफ द वर्ड्सवर्थ पोएम द टेबल्स टर्न्ड। A call to mankind asking him to learn moral philosophy intuitively from nature rather than from books। ये क्वेश्चन क्या है, पहले आपको इसको समझना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन इस थीम को कन्वे कर रहा है जो टेबल टर्न के अंदर है। मतलब क्या थीम है टेबल टर्न में, सीधा कहने का मतलब ये है इसका। तो अ कॉल टू मैनकाइंड आस्किंग हिम टू लर्न मोरल फिलॉसफी इंट्यूटिवली फ्रॉम नेचर रादर देन फ्रॉम बुक्स, ये है। एंड अपील टू वेनरेट साइंस एंड आर्ट्स इज द वन सोर्स ऑफ मॉरल एजुकेशन एंड ग्रोथ रादर देन वाइल अवे अवर टाइम विद नेचर। सी है, एन अवेकनिंग मैसेज टू मैनकाइंड आस्किंग हिम टू वर्शिप बुक्स एज हिज प्रीचर एंड टीचर अबाउट मॉरल वैल्यूज। या फिर डी, अ क्लैरियन कॉल टू साइंटिस्ट एंड आर्टिस्ट टू टीच मैनकाइंड द मॉरल ऑफ इविल एंड गुड। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है इसके अंदर। और गाइज ये MPPGT में आया है 2018 में ये क्वेश्चन, राइट। तो चलिए एक ऑप्शन मैं बता देती हूँ आपको, ए ऑप्शन सही है यहाँ पे, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है गाइज, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है, राइट, ठीक है। तो क्या है ए ऑप्शन, यहाँ पे ये कह रहा है कि अ कॉल ऑफ मैनकाइंड को ये कॉल है आस्किंग, ये पूछते हुए मोरल फिलॉसफी, है ना, इंट्यूटिवली फ्रॉम नेचर के थ्रू, मतलब बुक्स को छोड़ देना है और नेचर्स के थ्रू हमको चीज़ों को सीखना है। ये नहीं कि हम बुक्स पे ही डिपेंड हैं, मतलब नेचर के संपर्क में रह करके हमको चीज़ों को, मोरालिटी को सीखना है, ये यहाँ पे इसका मतलब हो जाता है, ठीक है। चलिए गाइज, सॉरी। विच पोएम स्टैंड्स वेरी सिमिलर टू टेबल्स टर्न्ड इन दोज एलिमेंट्स। मतलब कौन सी पोएम में बिल्कुल सेम टू सेम एलिमेंट्स मिलते हैं जो कि टेबल्स टर्न्ड में हैं, इसके जैसी और कौन सी पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की। तो यहाँ पे एक्स पोस्टुलेशन एंड रिप्लाई है, माइकल है, सॉलिटरी रीपर है, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस है। तो यहाँ पे बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। MP टेट में, TGT में आया है, ये भी 2018 में आया है, तो गारंटी कोई नहीं है कि आपके यहाँ भी आ सकता है। तो इसमें भी ए ऑप्शन सही है आपका, है ना, एक्स पोस्टुलेशन एंड रिप्लाई, ठीक है। ये इनकी एक ये जो है गाइस वेरी सिमिलर है टेबल टर्न के। दिस पोएम ब्रिंग्स फोर्थ विलियम वर्ड्सवर्थ डीप फेथ इन द आइडियाज ऑफ रोमांटिसिज्म, है ना। ये बहुत डीप फेथ को दिखाती है विलियम वर्ड्सवर्थ के रोमांटिसिज्म के अंदर, ठीक है। और ये एक पोएम है, कब आई थी ये, लिरिकल बैलेड्स आई थी, इट मीन्स 1798 में ये आई थी, पब्लिश हुई थी लिरिकल बैलेड्स में, राइट। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये ऑप्शन ए हो जाता है, गुड। चलिए, द फाइनल वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ द प्रील्यूड अपीयर इन, ठीक है। द फाइनल वर्जन, प्रील्यूड का जो फाइनल वर्जन है वो कब आता है ये बताना है आपको। तो 1798 नहीं, ये तो लिरिकल बैलेड्स की डेट है। 1806 है, 1850 है, 1860 है, कौन सा होगा। तो गाइज इसमें तो एक ही ऑप्शन सही लग रहा है और वो है सी, यानी कि 1850 में। आप बता सकते हैं कि कब ये लिखा गया था, मैंने कई बार आपको बता दिया है ना, कब रिटन किया गया था ये,
स्टार्टिंग कब हुई थी इसकी? 1799 में इसकी लिखने की स्टार्टिंग हो गई थी। 1805 में ये कंप्लीट हो गया था और 1850 में इसको पब्लिश करा दिया गया था, है ना। तो ये तीनों डेट आपको याद रखनी है, राइट। चलिए, द कैरेक्टर ऑफ लीच गैदरर अपीयर्स इन, ये जो कैरेक्टर है लीच गैदरर, ये मतलब कहाँ पे अपीयर होता है लीच गैदरर? द रेक्ल्यूज में, सॉरी गाइस, ये कैरेक्टर लीच गैदरर कोई नेम नहीं है, है ना। यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि ये जो लीच गैदरर है ना, इसी के कैरेक्टर और कौन सी पोएम में सीन्स होते हैं, कहाँ पे नज़र आते हैं। कहने का मतलब है कि इसका दूसरा नेम आपको बताना है लीच गैदरर का। तो बहुत आसान है ये तो गाइस, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इसका क्या है, ये इसका गाइस दूसरा जो है नेम है। और कब आई थी ये? 1802 में लिखी गई थी और 1807 में ये पब्लिश कर दी गई थी, राइट। 1807 में पब्लिश करा दी गई थी। गुड। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड मेक्स एन एजर्शन दैट, इस लाइन का क्या मतलब है यहाँ पे कि आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, क्या बात हो रही है यहाँ पे? तो किसकी बात हो रही है? द पोएट ट्रेवल्ड विद द क्लाउड, पोएट जो है क्लाउड के साथ साथ ट्रेवल्ड किया है उसने। द पोएट मूव्ड एमलेसली, जो पोएट है वो बिना किसी पर्पज़ के क्लाउड के साथ घूमता रहता है। या फिर बोथ द पोएट एंड द क्लाउड आर लोनली, पोएट और जो क्लाउड है दोनों ही लोनली हैं। द पोएट मूव्ड एज एमलेसली एज अ क्लाउड, यहाँ पे बोला है कि जो पोएट है वो क्लाउड के जैसे ही एमलेसली घूम रहा है, क्लाउड के साथ नहीं घूम रहा है, क्लाउड के जैसे घूम रहा है, राइट। तो सिमिली है इस लाइन में, सिमिली है ना। कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है? सिमिली अगर बात की जाए तो डी ऑप्शन सी हो जाएगा, ये इस लाइन का मतलब बनता है, राइट। देखिए बहुत ही थोड़ा सा अंतर है और यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे आप। और मुझे लग रहा है, लगेगा कि मतलब आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, यहाँ पे आपको ईजी लग रहा है, बट जब आप एग्जाम दोगे तो वहाँ पे यही क्वेश्चन आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा। और देखिए 5-10 क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स आते हैं, वो सभी के लिए होते हैं, केवल आपके लिए नहीं होंगे। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको जो इजी क्वेश्चन है वो नहीं गलत करके आने हैं, अगर वो आप गलत कर दोगे तो ये आपकी जान का दुश्मन बन जाएगा, ठीक है। चलिए गाइस, bliss was it in that down to be alive but to be young was very heaven, तो दिस लाइन ऑकर्स कहाँ पे आती है ये लाइन? तो विलियम वर्ड्सवर्थ की है, बिल्कुल सीधी बात है, विलियम वर्ड्सवर्थ की है, लेकिन आती कहाँ है बता सकते हैं आप? ब्लिस वाज इट इन दैट डाउन टू बी अलिव, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की लाइन है ये, है ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। ठीक है गाइस, द पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज वॉज नोटेबल इन्फ्लुएंस्ड, जो वर्ड्सवर्थ हैं और जो कॉलरिज थे दोनों फ्रेंड थे, बहुत बढ़िया है ना। तो कहाँ पे मिले थे ये लोग? टिंटन एबी की जो उसमें मिले थे 1795 में, ये दोनों मीटिंग हुई थी इनकी, और 1798 में इन्होंने लिरिकल बैलेट्स को पब्लिश कर दिया था, जिसमें 19 जो पोएम्स थी वो आपके जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं इनकी थी, और 4 जो पोएम्स है वो कॉलेज की थी, राइट। तो यहाँ पे ये बताना है आपको ये किस चीज़ से इन्फ्लुएंस थे दोनों लोग। तो सीधी सी बात है भाई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टाइम था उस टाइम पे। और देखो एक चीज़ और बता देती हूँ आपको, लिरिकल बैलेड और फ्रेंच रिवॉल्यूशन की डेट कैसे हैं। देखो लिरिकल बैलेड आपको पता है कि 1798 है, और इस 98 को आप उल्टा कर दीजिए 1789, राइट, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की डेट है। ऐसे आप कनेक्ट करके याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए गाइस, व्हाट इज कॉमन वर्ड्सवर्थ रिक्लूज, मतलब ये जो मैं आपको पोएम्स के नाम बता रही हूँ इनमें कौन सी चीज़ सेम है, क्यों सिमिलर है ये सारी की? रिक्लूज, शेली की ट्रियम्फ ऑफ लाइफ, बायरन्स की डॉन जॉन और कीट्स की हाइपेरियन, इनमें क्या सिमिलैरिटी मिलती है हमको? ये और सब एलिजी हैं, बिल्कुल गलत है भाई। दे आर ऑल अनफिनिश्ड पोएम्स, दे आर ऑल डिवाइडेड इनटू कैंटोज, या फिर दे आर विमन सेंटर्ड पोएम्स, कौन सा होगा इसमें? तो मेरे हिसाब से तो इसमें गाइज ये हो जाना चाहिए आपका बी ऑप्शन, बिकॉज ये सारी की सारी क्या हैं? अनफिनिश्ड पोएम हैं। आपको याद भी रखना है इनको कि कौन सी पोएम किसकी अनफिनिश्ड है। देखो एक ही क्वेश्चन में आपके 3-4 क्वेश्चन बन गए हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, विच रोमांटिक पोएट कॉइंड द फेमस फ्रेज स्पॉट्स ऑफ टाइम, ये भी ज़्यादा झक मारने की ज़रूरत नहीं है, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं बिल्कुल, लेकिन याद रखना है क्योंकि हो सकता है यहाँ पे तो हम विलियम वर्ड्सवर्थ पढ़ रहे हैं तो आप लगा दोगे तुरंत इसको, लेकिन जो पेपर में बैठोगे वहाँ पे आपको याद रखना है कि स्पॉट्स ऑफ टाइम जो फ्रेज है ये किसकी है? विलियम वर्ड्सवर्थ की है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट प्रिल्यूड, प्रिल्यूड के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। द प्रिल्यूड वॉज पब्लिश पोस्थुमसली, ये तो सही है क्योंकि बाद में ही तो पब्लिश हुआ था ना, उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। इन दिस पोएम वर्ड्सवर्थ रिकॉर्ड्स हिज डेवलपमेंट एज अ पोएट, इस पोएम में जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं उन्होंने अपने डेवलपमेंट को रिकॉर्ड किया है बचपन से लेके जब तक। द पोएम रन्स टू 14 बुक्स, इसके अंदर 14 बुक्स हैं। एट क्रूशियल स्टेजेस द पोएट सेलिब्रेट्स द सबलाइन in developing his spiritual, moral and imaginative nature। या फिर डी, poems like Michael, Old Cumberland, She Dwelt Among the Untrodden Ways, Nutting etc. highlights in this volume, ये सारी इस वॉल्यूम में नज़र आती हैं। कौन सी बात गलत है इसमें बताना है आपको, ठीक है, बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हो आप लोग, है ना। तो ये कौन सा सी ऑप्शन हो जाएगा गाइज, तो इसमें आपका डी है ना, डी ट्रू नहीं होगा गाइज मेरे हिसाब से। तो ये जो डी है ना ये ट्रू नहीं होगा क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि इसके अंदर ये सारी पोएम्स थी, प्रिल्यूड में ये सारी पोएम्स नहीं थी, है ना। बाकी जो तीनों स्टेटमेंट हैं, प्रिल्यूड उनकी डेथ के बाद हुआ था, ये भी सही है, उन्होंने अपने डेवलपमेंट को रिकॉर्ड किया है इसमें, ये भी सही है। और ये जो सी पॉइंट है ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट लिरिकल बैलेड्स, आपको बताना है गाइज, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 3-4 ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बनते हैं, जरूर से बनते हैं गाइज, ठीक है। तो आपको इनको पता होना ही चाहिए। ये पूछ रहा है कि लिरिकल बैलेड्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर, तो इट कैरीड ओनली वन बैलेड प्रॉपर, इट कैरीड ओनली वन। और एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पे आप ये जरूर ध्यान रख लेना कि पूछ क्या रहा है, वो नॉट ट्रू पूछ रहा है। नॉट ट्रू होते ही ना आप ये देख लेना कि सही कौन कौन सा है इसके अंदर, जो सही नहीं है वो ट्रू नहीं है, इसका मतलब है ना, मतलब सही कौन कौन सा है, तो जो सही नहीं है वो ट्रू नहीं है। तो इट कैरीड ओनली वन बैलेड प्रॉपर विच वॉज कॉल्ड द राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर, ये केवल एक ही बैलेड है इसके अंदर जो प्रॉपर तरीके से राइम एंशिएंट ऑफ मैरिनर, ये गलत है। इट कैर ऑल्सो कैरीड पास्टरल एंड अदर पोएम्स, ये गलत है। इट कैरी द प्रीफेस विच वर्ड्सवर्थ एडिड इन 1800, ये सही है। या फिर इट ऑल्सो प्रिंटेड फ्रॉम ग्रेज एलिस रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, गाइज डी तो बिल्कुल गलत है, सत्यानाश हो गया, डी ने कर दिया क्वेश्चन का, क्योंकि देखो ये बिल्कुल गलत है। एलिजी ग्रे की तो एलिजी है ही नहीं इसमें, इसमें तो केवल वर्ड्सवर्थ और किसकी पोएम है, केवल वर्ड्सवर्थ और कॉलेज की पोएम है, ग्रे का कोई नामो निशान नहीं है यहाँ पे। तो जो ये है कि जो ये बहुत ही प्रॉपर तरीके से बैलेड है इसमें, राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर कॉलेज की, ये बिल्कुल सही है। ये पास्टोरल और अदर पोएम्स भी कैरीड करती है, ये भी बिल्कुल सही है। और इट कैरीड अ प्रीफेस, इसमें एक प्रीफेस भी है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रीफेस लिरिकल बैलेड्स का कब आया था, प्रीफेस के साथ कब ये पब्लिश हुआ था, तो ये 1800 में होता है। इसके 4 वॉल्यूम आते हैं गाइज। पहला कब आया था ये बता देती हूँ आपको, देखिए पहला आया था 1798 में, दूसरा आया था 1800 में जिसमें कि प्रीफेस था, तीसरा आया था 1802 में और चौथा आया था 1805 में, ठीक है। ये आपको सारी डेट्स याद रखनी है कि कौन सा एडिशन कब आया था, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू हार्डी अ पर्टिकुलर पोएम बाय वर्ड्सवर्थ वाज हिज बेस्ट क्योर फॉर डिस्पेयर, हार्डी इनकी जो वर्ड्सवर्थ थे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, लेकिन आपको बताना है कि वो ये लाइन उन्होंने किस पोएम के लिए बोली है, बेस्ट क्योर फॉर डिस्पेयर। जब वो डिस्पेयर होते हैं तो उनकी जो बेस्ट जो उनको क्योर लगती है वो कौन सी पोएम लगती है, विलियम वर्ड्सवर्थ की। माइकल है, टिंटन एबी है, द इडियट बॉय है या लीच गैदरर है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि लीच गैदरर को वो बहुत पसंद करते थे और जब भी वो डिस्पेयर मूड में होते थे तो वो इसी को पढ़ते थे या फिर सुनते थे, जो भी था, है ना। कब आई थी ये बता दीजिए, 1807 में आई थी, है ना। और पब्लिश रिटिन कब हुई थी, 1802 में, पहले भी बताया मैंने आपको। चलिए, आइडेंटिफाई द सोनेट अपॉन सोनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, आपको सोनेट अपॉन सोनेट आइडेंटिफाई करनी है। लंडन 1802, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, फ्रेंड आई नो नोट विच वे, नन्स फ्रेट नॉट इन देयर कन्वेंट्स नैरो रूम, तो कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही होगा। इसको कहा गया है सोनेट बाय मतलब सोनेट अपॉन सोनेट, ठीक है, डी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। कब आई थी ये पोएम, ये भी 1807 में आई थी। कब आई थी, 1807 में, गुड। तो देखिए बहुत सारी पोएम आपको नई नई पता चल रही हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की, जो इससे पहले आपको नहीं पता थी, है ना। द प्रिल्यूड although began as early as 1799 and finished in its first version in 1805,
ये मतलब कब हुआ था, लिखना शुरू हो गया था प्रिल्यूड 1799 में, और जो फिनिश हुआ था ये 1805 में। वॉज नॉट पब्लिश्ड अंटिल, कब तक पब्लिश नहीं हुआ था ये भी इसका भी देखो ये दूसरे तरीके से पूछ लिया गया है, क्वेश्चन वही है, डी ऑप्शन सही होगा। 1850 तक ये पब्लिश नहीं हुआ था। 1850 में इनकी डेथ के बाद इनकी वाइफ मैरी हचिंसन ने इसको पब्लिश कराया था। इन वर्ड्सवर्थ प्रील्यूड द बॉय ऑफ वांडरर इज अफेक्टेड बाय, जो वर्ड्सवर्थ की प्रील्यूड है उसमें द बॉय ऑफ वांडरर किस चीज़ से अफेक्टेड है, तो ब्लाइंडनेस से, डीफनेस से। देखिए बिल्कुल नया क्वेश्चन है, शायद आपको तो म्यूटनेस है या फिर लेमनेस है, किस चीज़ से ग्रसित है वो, किस रोग से ग्रसित है। यहाँ पे रोग नहीं कह सकते इसको, एक इसको क्या कह सकते हैं, फिजिकली जो लैकिंग्स होती हैं उनको कहते हैं, ठीक है। चलिए कौन सा होगा, ऑप्शन सी सही होगा इसमें, है ना, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा म्यूटनेस, है ना, म्यूटनेस से, भाई बोल नहीं पाता था वो बेचारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। चलिए विच ब्रिटिश यूनिवर्सिटी फिगर्स इन विलियम वर्ड्सवर्थ प्रील्यूड, प्रील्यूड में कौन सी यूनिवर्सिटी की बात होती है, दरहम, ग्लासगो, कैम्ब्रिज या फिर ऑक्सफोर्ड, कौन सी यूनिवर्सिटी की बात होती है, तो सी ऑप्शन सी होगा, यानी कि कैम्ब्रिज की बात होती है। किसकी, कैम्ब्रिज की बात होती है प्रील्यूड में, बिल्कुल पक्के से याद रखना है आपको। वर्ड्सवर्थ कम्स आउट ऑफ अ मूड ऑफ डिस्पोंडेंसी इन हिज पोएम, मतलब कौन सी पोएम में अपनी वर्ड्सवर्थ मूड ऑफ डिस्पेंडेंसी से बाहर आ जाते हैं, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इन हिज पोएम, ठीक है। वर्ड्सवर्थ कम आउट ऑफ मूड मतलब बॉटमैन, गर्ल कॉल्ड लूसी, लिटिल कॉटेज गर्ल, लीच गेदरर, तो इसमें भी एक तरीके से इसका दूसरा नाम ही पूछा गया है, क्या है, लीच गेदरर। ये गेदरर है गाइस, ये मिसप्रिंट हो रखा है, ठीक है, ये मिसप्रिंट हो रखा है, ऑप्शन डी है इसमें। 1 सेकेंड, चलिए। When according to Wordsworth do the daffodils flash upon his inward eye, किसके, when according to Wordsworth मतलब वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग ये जो फ्लैश अपॉन जो डेफोडिल्स होते हैं फ्लावर, वो उनकी आंखों के सामने से ऐसे मतलब नज़र आते हैं, फ्लैश हो रहे हैं, जैसे हम आंखें बंद करके बैठ जाते हैं ना, और कुछ कुछ हमारे माइंड में आता रहता है, हमारी आंखों के सामने कुछ कुछ आया रहता है, तो वो चीज़ यहाँ पे फ्लैश अपॉन इज इनवर्ड आई बोला गया है। तो मतलब कब, किस टाइम की बात होती है ये, वैन इज इन जोकंड कंपनी, वैन इज इन अ वैकेंट एंड पेंसिव मूड, वैन इज इन ऑन इज वॉन्डरिंग्स, या फिर वैन ही इज एस्लीप एंड ड्रीमिंग, जब वो सो रहे होते हैं या फिर ड्रीम देख रहे होते हैं। तो गाइस बी ऑप्शन सही होगा, जब वो पेंसिव मूड में होते हैं तब ये होता है, तब वो अपने काउच में बैठ जाते हैं, अपने रूम में बैठ जाते हैं, और फिर ये डेफोडिल्स जो उन्होंने देखे थे वहाँ पे, तो वय रिवर के पास, तो वहाँ पे इनका जो सॉरी वय इसमें नहीं है, वय तो अपनी जो टिंटर नेबी है वहाँ पे है, मतलब बे खाड़ी में देखते हैं ये, तो वहाँ पे पेंसिव मोड की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। देखिए ब्लिस अगर स्टार्टिंग में आ जाए तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन समझ लेना, ब्लिस इज इट करके, और ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड आ जाए तो क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे आप, डेफोडिल्स, है ना। दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, इट मीन्स डेफोडिल्स। कब आई थी डेफोडिल्स, बता सकते हैं आप, कब आई थी, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। कब रिलीज हुई थी, 1802 में, और बात करें इसके पब्लिकेशन की तो ये 1807 में, मतलब 1807 में ये पब्लिश कराई गई थी, और जो इसका दूसरा नेम है वो है आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ओके, चलिए। Poetry sheds not tears such as angels weep, but natural and human tears are lined by, किसकी लाइन है ये, पोएट्री वर्ड्सवर्थ की है, सीधी सी बात है भाई, है ना, ज़्यादा सोचना तो इसमें है नहीं, लेकिन बता सकते हैं कि कौन सी पोएम से है, बता सकते हैं, ये उसमें है जो लिरिकल बैलेड्स में ना, प्रीफेस में, यहाँ पे प्रीफेस की बात करेंगे, ये लिरिकल बैलेड्स के प्रीफेस में है लाइन कि पोएट्री शेड्स नॉट टीयर्स सच एज एंजल्स वीप। ओके, तो विलियम वर्ड्सवर्थ थे ना हमारे, राइट। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न ऑन, वैसे ये क्वेश्चन पता होगा मैक्सिमम लोगों को, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को ना भी पता हो, तो पता कर लीजिए आज पक्के से, क्योंकि आपको मुझे लग रहा है कि मंथ और जो ईयर है वो तो सबको पता होगा, लेकिन डेट में हो सकता है आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो, है ना। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डेट क्या थी, 1 मिनट गाइस,
हाँ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 अप्रैल 1770 में इनका जन्म हुआ था, बॉर्न हुए थे ये। ओके, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, कहाँ पे हुए थे ये बता सकते हैं? कुंबरलैंड है ना, कुंबरलैंड कोकरमाउथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द सॉलिटरी रीपर। सॉलिटरी रीपर में कौन सी चीज़ है जो इनकरेक्ट है और इन लाइन्स में दे रखी हैं? तो इट इज़ बैलेड इन 4 स्टेंजाज। क्या ये 4 स्टेंजा की बैलेड है? बिल्कुल सही बात है, ये 4 स्टेंजा में ही है और ये एक बैलेड है। इट वॉज कंपोज्ड ऑन 5 नवंबर 1805 एंड पब्लिश्ड इन 1807 इन हिज पोएट्री कलेक्शन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। क्या ये बात सही है? हाँ, ये भी बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है गाइस। ये नवंबर में 1805 में पब्लिश मतलब इसको कंपोज किया गया था, 1807 में पब्लिश हुई थी और किस कलेक्शन में? पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। दिस पोएम इज बेस्ड ऑन वर्ड्सवर्थ ओन एक्सपीरियंस। क्या ये उनके खुद के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है? बिल्कुल भी नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है गाइस, क्योंकि ये सॉलिटरी रीपर तो स्कॉटलैंड में एक मतलब गर्ल है जो हंसिया दरांती से वो काटती रहती है, जो फसल की हार्वेस्टिंग कर रही है और गाना गा रही है। तो वहाँ पे ये बहुत उसको सुन करके ना बहुत ही मुग्ध हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ उसकी आवाज़ पे, उसकी सिंगिंग पे। तो ये उसका यहाँ पे मतलब प्रेजेंटेशन है। बाकी ऑन एक्सपीरियंस की कोई बात सॉलिटरी रीपर में नहीं है। तो इट रिफ्लेक्ट्स वर्ड्सवर्थ बिलीफ इन द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड एंड द पावर ऑफ मेमोरी एंड ह्यूमन माइंड। तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन सी सही है अपना, है ना। वर्ड्सवर्थ कंपेयर्ड द स्टार्स इन हिज पोएम द डैफोडिल्स। जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो अपनी पोएम में स्टार्स की बात कर रहे हैं, है ना। तो किससे कंपेयर कर रहे हैं वो स्टार्स को? द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन मिल्की वे, फ्लड ऑफ वेव्स इन द ओशियन, स्वैर्म ऑफ बर्ड्स इन द इवनिंग। डैफोडिल्स की तुलना वो किससे कर रहे हैं, है ना, स्टार्स की जो बात कर रहे हैं। तो डैफोडिल्स की तुलना गाइज वो किससे कर रहे हैं? द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। जैसे स्टार मिल्की वे में चमकते रहते हैं ना, हमारी जो वो है आकाश गंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला, मिल्की वे, है ना। तो जैसे मिल्की वे में जो ट्विंकलिंग करते रहते हैं स्टार्स, ऐसे ही वो डैफोडिल्स जो होते हैं वो ट्विंकलिंग कर रहे थे। तो ये बात थी यहाँ पे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। वर्ड्सवर्थ रिकलेक्ट द डैफोडिल्स इन। वर्ड्सवर्थ मतलब रिकलेक्ट होता है किसी चीज़ को दोबारा से कलेक्ट करना। इट मीन्स जैसे कोई मेमोरी होती है और उसको दोबारा रिकलेक्ट करेगी, क्या क्या देखा हमने, है ना, क्या क्या हुआ, तो वो सब चीज़ें होती हैं। तो समर इवनिंग में करते हैं, पेंसिव मूड में, हिज ओल्ड एज में, या फिर द कंपनी ऑफ अदर्स। देखिए वहाँ पे लाइन दूसरे तरीके से पूछ ली गई थी और यहाँ पे दूसरे तरीके के, लेकिन आंसर एक है इनका, वेकेंट एंड पेंसिव मूड। जब वो उदास होते हैं ना, वो परेशान होते हैं, तब बैठ करके वो उन चीज़ों को याद करते हैं। वेयर डिड द पोएट सी द डैफोडिल्स। डैफोडिल्स को कहाँ देखा था पोएट ने? देखिए जगह भी कभी कभार पूछ ली जाती है कि कहाँ देखा था, पता है आपको? कैन यू टेल मी? और ये बता सकते हैं कि कितने सारे डैफोडिल्स देखे थे एट अ ग्लांस, एक ग्लांस में कितने सारे डैफोडिल्स देखे थे उन्होंने, ये बता सकते हैं आप? बताइए गाइस। अलोंग द मार्जिन ऑफ रिवर, अलोंग द मार्जिन ऑफ पॉन्ड, अलोंग द मार्जिन ऑफ बे, या फिर अलोंग द मार्जिन ऑफ एन ओशियन। तो यहाँ पे हो जाएगा बे, सी ऑप्शन सही है ना, अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे मैंने उन्होंने देखा था। और ये बता दीजिए आप कि जो एक साथ में उन्होंने कितने, एक ग्लांस में उन्होंने कितने डैफोडिल्स बता सकते हैं? 10,000। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, 10,000, ये आपको याद रखना है। तो गाइज ये थे हमारे बहुत ही बढ़िया से 25 क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। और जो मैंने कहा है गाइज, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा कि कितने स्कोर आप किया है आपने और कितना बेहतर आप कर पा रहे हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मुलाकात होगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए गाइज, गुड नाइट।